हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। इस सब्जेक्ट में आप जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो बड़ा रोचक है जी, क्योंकि विगत क्लास में आपने पढ़े थे रणथंभौर के चौहान, यही पढ़ा था ना? हाँ जी, रणथंभौर के चौहानों के बाद मैंने विगत क्लास में ही अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे जालोर के, और अभी आप पढ़ने जा रहे हो जालोर के चौहान। जालोर के चौहान, ठीक भाई। अब समझना, इसमें जालोर के चौहान आप पढ़ते हो, आवाज नहीं छोड़ो। जालोर के चौहान, सबसे पहले समझें चीजों को, उसके बाद आराम से लिखना। जालोर के चौहानों में संस्थापक यानी जालोर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? सभी जानते हैं आप, पहले जीनियस है, मुझे पता था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को ही महड़ौत नेणसी ने महान शासक कीतु कहा। क्या नाम दिया? कीतु। अर्थात कीर्तिपाल यानी कीतु ने जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी 1181-82 में। ठीक भाई, 1181-82 ईस्वी में कीर्तिपाल यानी कीतु ने, महड़ौत नेणसी ने क्या कहा है इसके संदर्भ में? महान शासक कीतु। ठीक भाई, इस व्यक्ति ने जालोर में चौहान वंश की नींव डाली। अब जैसे कि आपने विगत क्लास में रणथंभौर के चौहान पढ़े, तो आपने देखा कि भाई रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? गोविंदराज ने। किसका छोरा था? पृथ्वीराज। ऐसे ये कौन था? आई मीन कीर्तिपाल कौन था, कहां से आया? इस पे भी थोड़ी चर्चा हो सकती है। तो आप बताएंगे? मुझे पता है जीनियस हैं आप लोग, आप बताएंगे मुझे ये कीर्तिपाल कौन था, कहां से आया? मारो फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, आप से तो मना ही नहीं है। कौन था? हाँ भाई, कीर्तिपाल कौन था? मैं आपको बता दूं, चौहानों की शाखाएं मैंने बताई थी, ब्रांचेज, जिसमें आप देखें तो प्राचीन शाखा थी नड्डूल। नड्डूल यानी नाडौल। चौहानों की प्राचीन शाखा कौन सी पढ़ी जाती है? नड्डूल यानी नाडौल। कहां है? पाली में। ठीक भाई, नाडौल ये किसकी प्राचीन शाखा? चौहानों की। चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा किसे माना जाता है? नड्डूल को, नाडौल को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। इस नड्डूल यानी नाडौल शाखा का संस्थापक था इसका लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। कोई दिक्कत नहीं है जी। एक्चुअली नाडौल के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोनगरा चौहान। तो जैसे चौहानों की ब्रांचेज जो होती हैं उनमें सबसे प्राचीन ब्रांच या प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडौल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाडौल शाखा का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण का वंशज हुआ अल्हड़। कौन हुआ? अल्हड़। वंशज यानी लक्ष्मण के बाद और भी कई आए होंगे, और उनमें ही एक नाम किसका आता है? अल्हड़ का। और अल्हड़ का पुत्र कौन हुआ? कीतु। क्या था? पुत्र। किसका? अल्हड़ का। कौन हुआ? कीतु। अर्थात इनकी प्राचीनता, आई मीन जालोर के चौहानों की प्राचीनता किस शाखा से जुड़ी हुई है? भाई आ गया, वहां पर उसे प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। कहा कि पापा जी मैं तो जाता हूं, कुछ डिफरेंट करता हूं, और यहां आके नया कर डाला। इसने पापा जी से भी कहा होगा कि पापा जी आप भी चलो, लेकिन पापा जी ना बेटा मेरा मन ना कर रहा, तू ही कर जो कुछ करना है। और यहां आकर इसने कैसे चौहान वंश की नींव डाल दी। कहां पर? जालोर। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? कीर्तिपाल यानी कीतु। महड़ौत नेणसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा है?
कीतु, महान शासक कीतु। नेक्स्ट इसके बाद जो शासक बने देखो देखते हैं, इसके बाद जो शासक बने कीर्तिपाल के बाद शासक बना समर सिंह। कौन बना? समर सिंह। समर सिंह के बाद शासक बना उदय सिंह। उदय सिंह के बाद शासक बना चोचिंग देव। इस चोचिंग देव के बाद शासक बना सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद शासक बना कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान, चौहान लिख सकते हो आप, कानड़ देव चौहान। ठीक भाई, एक्चुअली कौन सा बना, यहाँ जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने यहाँ ये ध्यान रखना कि भाई अगर वंशावली देखें हम जालोर के चौहानों की, तो फर्स्ट कौन? कीर्तिपाल कीतु। उसके बाद शासक कौन? उसके बाद कौन? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद कौन? चोचिंग देव। चोचिंग देव के बाद उसका छोरा सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद कौन? कानड़ देव चौहान। जिस कानड़ देव चौहान को आप जब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अगर हम बात करें तो स्पेशली इस कानड़ देव चौहान को पढ़ा जाता है, क्योंकि राजपूत और सल्तनत काल के तहत इसको पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी की हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, सारे अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो मेनली इस जो जालोर के चौहान हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कानड़ देव 13 से 5 से 13 से 11। यानी अब आपको जो पढ़ना है वो किस शासक को पढ़ना है? कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान को भी इसका संघर्ष होता है अलाउद्दीन खिलजी से, उसको पढ़ना होता है। तो वैसे तो सामान्य डाटा के तहत जालोर के चौहान, जालोर के चौहानों में जालोर चौहान वंश का संस्थापक कौन? उसके बाद शासक बना कौन? समर सिंह। उसके बाद उदय सिंह। उदय सिंह के बाद चोचिंग देव। और उसके बाद और लास्ट अंतिम राजा कौन? कानड़ देव चौहान। ठीक भाई, अब हम कानड़ देव चौहान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहली बात, हम कानड़ देव चौहान के संदर्भ मैंने अभी बताया था कि एक्चुअली पढ़ते हैं कि कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, जो इस संघर्ष होता है उस संघर्ष का कारण क्या था? अर्थात आप किस शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हो? कानड़ देव चौहान। कहां का शासक? जालोर का। ठीक भाई, शासनकाल इसका आपको बता दिया जाएगा, कानड़ देव चौहान। ठीक, अब आप देखें अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण का कारण, जालोर पर आक्रमण का कारण। पहले हम देखो जालोर पर आक्रमण का कारण पढ़ेंगे। जालोर पर आक्रमण का कारण क्यों पढ़ा जाता है कि एक्चुअली जालोर पर ही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आया था, लेकिन रास्ते में पड़ता था जालोर दुर्ग की कुंजी। कौन सा दुर्ग कहलाता है? अतः कुंजी को प्राप्त करना जरूरी था। ठीक भाई, इसीलिए इसी घटनाक्रम के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना पर भी आक्रमण किया गया। तो इसी के तहत हम सिवाना और जालोर के चौहान दोनों पढ़ते हैं, लेकिन आक्रमण के कारण हमेशा पढ़े जाते हैं किस पर? जालोर पर आक्रमण के कारण। उसके बाद हम सिवाना पर आक्रमण हुआ उसको पढ़ेंगे, जालोर पर आक्रमण हुआ उसको पढ़ेंगे। तो आप देखो सभी लोग विद्वान हैं, मुझे बताएंगे कि भाई जालोर पर आक्रमण का कारण क्या था, आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया? कोई भी अपनी बात रख सकता है। वैसे सरल है, बहुत टॉपिक सरल है ये और आसानी से याद हो जाते हैं। हाँ भाई, कोई भी रख सकता है। देखो मैंने विगत क्लास में अनाउंस कर दिया था कि मैं जालोर के चौहान पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए था, किताबें यदि उपलब्ध हैं तो। हाँ, देखो छोरो, आक्रमण की बात की जाए, क्यों आक्रमण किया, कारण पढ़े जाएं तो कारण मैं बता देता हूं। एक कारण तो पढ़ा जाता है कानड़ देव प्रबंध के अनुसार, कानड़ देव प्रबंध के अनुसार
प्रबंध के अनुसार कानड़देव प्रबंध किसने लिखी? पद्मनाभ ने। किसने लिखी? पद्मनाभ ने। कोई दिक्कत नहीं है जी। वैसे तो बीरमदेव सोनगरारी बात भी इसी ने लिखी थी, पद्मनाभ ने। हम इसकी बात कर रहे हैं कानड़देव प्रबंध की, तो इस पे चर्चा। नेक्स्ट एक कारण पढ़ा जाता है फरिश्ता का। फरिश्ता, इसने तारीख फरिश्ता लिखी, इसने भी एक कारण दिया। और एक कारण पढ़ा जाता है मोहड़ौत नेडसी द्वारा दिया गया। मोहड़ौत नेडसी जिसने नेडसीरी ख्यात लिखी, ठीक भाई, इस नेडसी के अकॉर्डिंग भी कारण दिया गया कि भाई आक्रमण का कारण क्या था। हम तीनों पर यहां वो बेटा आएगा, निश्चिंत रहें। वैसे बेटे का नाम बीरमदेव था। हाँ जी, ये लव स्टोरी वाला है क्या यार? बात है, ये ध्यान होगा तुझे और कुछ ध्यान नहीं होगा? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ना, सही बात है, पक्की बात है। चलो इधर ध्यान लगाओ, उस पर ध्यान ना दो, मैं बता दूंगा, आपके सामने आएगा। मैं कानड़देव प्रबंध के अकॉर्डिंग, फरिश्ता के अकॉर्डिंग, नेडसी के अकॉर्डिंग क्या कारण था। अरे छोड़िए, तुम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दो ना, कारण समझे तुम। मैंने देखो कानड़देव प्रबंध में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, क्यों आक्रमण किया, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। तो मैंने कल विगत क्लास में ही आपको एक डाटा बताया था। मैंने बताया था जैसे मान लो ये भारत है, मानने की बात है, बाकी इतना बेहतर नहीं बना पाता मैं, लेकिन मान लो। और ये इसलिए बना देता हूं क्योंकि ये पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। बाकी कि तुम जानते हो ऊपर वाला भारत तो बहुत डिफरेंट था, ये बहुत सारे पार्ट थे, ये पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब भारत के ही पार्ट थे, अफगानिस्तान वगैरह। नीचे बार बढ़िया लगा, ठीक है बेटा, और ध्यान यहाँ लगा पहले। मैंने कल भी बताया था कि ये दिल्ली, गुजरात, देखो मैंने कल विगत क्लास में बताया था कि भाई दिल्ली का कोई भी शासक हुआ, सबकी निगाह किस पर रही? गुजरात पर, क्योंकि गुजरात व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेट रहा, रियासत रही। क्योंकि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंदरगाह थे। मैंने कल चर्चा में कहा था कि भाई खम्बात और भड़ौच बंदरगाह थे। वैसे हम अगर देखें तो बंदरगाह के प्रमाण भी, प्रारंभिक प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं भारत में, लोथल से। अब जहां बंदरगाह होंगे वहां आयात निर्यात होगा, और आयात निर्यात होगा वहां व्यापारी वर्ग पनपेगा, और जब व्यापारी वर्ग पनपेगा वहां तो पैसा ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। धनी रियासत थी गुजरात। दिल्ली से गुजरात का रास्ता राजपूताने से होकर गुजरता था, ठीक। मैंने बताया था कि 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी विशाल सेना को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। जब भेजा था तो सीधा रास्ता जालोर होकर गुजरता था, और जालोर होकर गुजरता था तो जालोर के शासक से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रास्ता मांगा। लेकिन जालोर के शासक की अलाउद्दीन खिलजी के प्रति धारणा थी वो अलग थी, ठीक। वो मानते थे कि ये भाई गायों की हत्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, धारणा अलग थी। अतः जालोर के शासक ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। एक चीज ये बात ध्यान रखना, वैसे मैं आपको एक तथ्य से और अवगत करा देता हूं कि ये घटना 98 की है, और ये राजा कब बन रहा है? 5 में, मैंने लिखा है उधर की तरफ। तो कानड़देव चौहान के संदर्भ में यह माना जाता है कि कानड़देव चौहान के पिता सामंत सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने सारे अधिकार अपने पुत्र को दे दिए थे। अर्थात जब ये घटनाक्रम भी घटित हुआ था तो उस समय निर्णय लेने वाला कौन था? कानड़देव चौहान। कौन था? अपने जीवन काल में। अब वो मर गए तो भाई बात सत्ता प्राप्त हो गई, ऑथेंटिक रूप से, प्रमाणिक रूप से हो गई, लेकिन उससे पहले भी जो सारे राज का सारे निर्णय कौन लेता था? कानड़देव चौहान। अपने जीते जी सारे अधिकार दे दिए कि बेटा तू संभाल, अब मैं तो बुढ़ा हो गया, ठीक। अतः कानड़देव चौहान ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। जालोर के शासक ने रास्ता देने से इनकार कर दिया कि हम ना दें। बताया जाता है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना
मेवाड़ होकर के गुजर गई। भाई मेवाड़ के शासक समर सिंह ने रास्ता दिया था भारी कर के बदले, निकल गई, गुजरात गई, लूटा खसोटा, मंदिरों को तोड़ा, अपार धन संपदा जो भी वहां लूटी थी उसको लेकर वापस आ रहे थे, जिसमें मैंने नाम भी बताए थे, उलूग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह की हबरू वगैरह वगैरह। अभी क्या होता है जी, जब वापस आ रहे थे तो जालोर के निकट इन लोगों के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायकों के मध्य धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। ये सब मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं? झगड़ा हो गया। तुम्हें पता ही है, मोहम्मद शाह जाना चाहता था क्योंकि मोहम्मद शाह की पोल खुल गई थी, ठीक भाई, जाना चाहता था वो, तो उसे चाहिए कि भाई धन दो, मेरा बटका जो जितना भी मेरा हिस्सा है उसको लेके जाना है मुझे, वो इसीलिए हो रहा है झगड़ा। जब यहां झगड़ा हो रहा था सेना नायकों में धन के बंटवारे को लेकर, तो इस कानड़ देव चौहान ने अपने एक मंत्री जैता देवड़ा, कौन सा था? जैता देवड़ा को कहा कि जैता देवड़ा देखकर आ भाई तू कि हमारी सीमा के निकट अलाउद्दीन खिलजी की सेना में हलचल मची हुई है, कहीं हम पर आक्रमण करने का इरादा तो नहीं है। ये बात कही तो जैता देवड़ा जाता है, वहां देखता है जी, वहां तो आपस में वो धन के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे। वापस आता है जैता देवड़ा, एक सैन्य टुकड़ी लेके जाता है, सेना लेके जाता है और उन पर आक्रमण, फूट में लूट, फूट में, इनमें तो फूट पड़ी हुई है, बीच में आके कूद पड़े और लूट के अधिकांश माल को, अधिकांश धन को जालौर ले गए। उस लूट का जो मटेरियल था उसमें सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के कुछ टुकड़े भी थे जो कि जालौर दुर्ग में स्थापित भी किए गए। ठीक भाई, मिलते हैं जी वो, तो ले गए। अब इस बात का जब पता अलाउद्दीन खिलजी को लगा तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नाराज हुआ कि मेरे मटेरियल को कौन ले गया? कानड़ देव। और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण। अधिकांश इतिहासकार इस तथ्य से, इस बात से सहमत होते हैं कि ऐसा हुआ था। ये तो हुआ था, ये तो कल कन्फर्म है। और इसी वजह से साम्राज्यवाद के तहत आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो कानड़ देव प्रबंध के अकॉर्डिंग कारण क्लियर हो गया, ये मैं नोट भी करा दूंगा। बात आती है फरिश्ता की जी। ये बंदा देखो आप, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बता देता हूं। पहली बात तो फरिश्ता जो इतिहासकार है, मैंने देखो लगातार इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ी हैं। मैंने एक चीज देखी कि फरिश्ता जो इतिहासकार है, मैं इसको फर्जी कहता हूं, नहीं अपमान नहीं है जी, पर इसके तथ्य अजीब तरीके के आते हैं। ये जितने भी तथ्य रखता है, कुछ तथ्य मैंने इसके देखे हैं किताबों में, तो अलग ही डिफरेंट है कुछ। आपको पता है इस फरिश्ता ने, मैंने विगत क्लासों में जब मेवाड़ पढ़ा रहा था, जब मैं रतन सिंह रावल पढ़ा रहा था, रानी पद्मिनी का उल्लेख कर रहा था, तब मैंने बताया था कि फरिश्ता नामक इतिहासकार ने रानी पद्मिनी को रतन सिंह की पुत्री बताया है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसने लिखा है। अब बताओ, पत्नी पुत्री बता रहा हो तो मैं या का मानूं? तो कुल मिला करके ऐसा ही थोड़ा सा मामला होया को तत्तन पे कम आधारित है। लेकिन छोड़ो, सुनो ध्यान से, फरिश्ता क्या कहता है जी। फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण हेतु अपने एक सेना नायक को भेजा, एन उल मुल्क मुल्तानी। इतना नहीं, कम मुल्तानी से काम चला लेंगे। नींद आ रही है, झटका आ रहे, ध्यान लगाओ, देखो तुम्हारे बिना फिर कुछ नहीं है। हाँ जी, एन उल मुल्क मुल्तानी, मुल्तानी को भेजा और मुल्तानी ने जाकर के इस कानड़ देव चौहान से समझौता कर लिया, संधि कर ली और किसी प्रकार से इसे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लाने के लिए राजी कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जल्द दरबार में आता है जी, किसके?
अलाउद्दीन, कानड़देव चौहान दरबार में आता है किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ये बात किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं? हाँ जी, आता है जी। एक दिन दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे। उस दरबार में ये कानड़देव चौहान भी बैठा हुआ था। भरे दरबार में इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कही कि इस पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू शासक मेरा सामना नहीं कर सकता। डायलॉग बढ़िया सब। किसने कहा ये? अलाउद्दीन खिलजी। इधर कानड़देव चौहान इस बात को जैसे कहा तो सुनकर खड़ा हो गया अपनी गद्दी से, कहा कि मैं सामना करूंगा, आ जाइयो। अर्थात भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती दे दी, और चुनौती देकर ये कानड़देव चौहान आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार करके आक्रमण करने गया, और बाद में जो होगा वो होगा। साका जौहर प्रोसेस तो इसने बताया फरिश्तान। देखो अब इस पे थोड़ा वर्क करो। मैं क्या है कि मैं इतिहास फील करता हूँ मैं, और रियली फीलिंग का ही सब्जेक्ट है, स्क्रिप्ट इमेज का सब्जेक्ट है। स्क्रिप्ट और इमेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो हम इस पे अगर ध्यान दें इस बात पर, इस पूरी घटना पर, तो हमें कुछ फील होगा। एक बात बताओ, अलाउद्दीन खिलजी का भरा दरबार, कानड़देव चौहान दरबार में, और कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देता है कि आ जाइयो तो देख लूंगा। सोचो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा तो अपना एक नंबर को आदमी हुए। जितने भी अभियान देख लो उसके, चाहे वो चित्तौड़ का देख लो, चाहे यहाँ इनको देख लेना, सब में उसने विश्वासघातियों का सहयोग लिया है, धोखे से युद्धों को जीता है। यानी एक नंबर का तो नहीं था। क्या नंबर को? हाँ जी, जो भी है ज्यादा नंबर मत बढ़ाओ, ठीक। अर्थात उसके सामने ही उसको कोई चुनौती दे, और वो बंदा जो उसके सामने कोई ऐसा बड़ा मायने नहीं रखता था, चुनौती दे तो उसी समय कह देता पकड़ लो इसको, मारो, खत्म करो रे, छोड़ो, ज्यादा बोल रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूं ये शब्द, ये इतिहासकार कहते हैं कि इस प्रकार के अगर घटनाक्रम होता तो अलाउद्दीन खिलजी उसको वहीं मरवा देता। इतना क्यों जोखिम उठाता कि भाई ठीक है, इतना अच्छा था क्या वो? अलाउद्दीन खिलजी इतना अच्छा था, ठीक है भैया तेरी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, तू चल मैं आता हूं। इतना अच्छा था क्या? ना जी ना, चलो इसको पकड़ो, खत्म करो, मामला मैटर खत्म। तो इसलिए फरिश्ता की ये बात तो मुझे कुछ उतरती ही नहीं है मेरे अंदर, ठीक, बस केवल समझाने के लिए, बाकी की दिमाग में बैठती नहीं है। अब देखो इस पे बात करते हैं महड़ौत नैरसी। देखो राजस्थान के इतिहास के तहत अधिकांश जो प्रेम कथाएं हैं वो महड़ौत नैरसी की देन है। ये तो सही होगी बेटा बिना कही, ठीक है। और फिर मेरे माऊ सुन लेकर और इधर उधर देख लेकर, तो फीलिंग ले रहा हो पूरी। अब ध्यान लगाओ भाई, नैरसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसने कहा कि जो घटनाक्रम है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया था कौन? कानड़देव चौहान। ये बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानड़देव चौहान के साथ में इसका पुत्र वीरमदेव चौहान भी आया था। कौन आया था? और जब वीरमदेव चौहान आया था, मैं नहीं कह रहा हूं किताबों में लिखा हुआ है जी, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं अपनी तरफ से, ठीक। वीरमदेव चौहान जो आया था, उस वीरमदेव चौहान, इसकी एक पुत्री बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोजा। उसको इससे वीरमदेव चौहान से प्रेम हो गया। फिरोजा ने वीरमदेव चौहान के सामने प्रस्ताव रखा शादी का, लेकिन धर्म और कुछ मूल्यों का बहाना बनाकर या मूल्यों का बात कहकर इस वीरमदेव ने फिरोजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, आप ध्यान से सुनना। ऐसा किसने कहा कि महलों का निर्माण रानियों के लिए किया गया है, रखेलों के लिए नहीं, दासियों के, मतलब रखेलों के लिए नहीं। ऐसा किसने कहा था? और वो कहा था वीरमदेव चौहान ने। वीरमदेव चौहान ने फिरोजा के संदर्भ में, फिरोजा ने यह भी कहा था कि तुम मुझे इससे शादी नहीं कर सकते तो मुझे अपनी दासी बना लो। तो उस समय डायलॉग दिया था जी, बंदा डायलॉग देके आ गया। और बताया जाता है
कि उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस फिरोजा की धाय माता के नेतृत्व में एक सेना भेजी जालौर पर आक्रमण करने के लिए। उससे धाय माता का नाम था शायद गुलबियस्त। किसके नेतृत्व में? गुलबियस्त के नेतृत्व में सेना भेजी। संघर्ष हुआ, कान्हड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, बीरमदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, केसरिया जौहर सब प्रोसेस हो गए, जालौर पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। ये कौन कहता है जी? मोहड़ौत नेर से। देखो इसमें हाँ ये तथ्य हो सकता है कि बीरमदेव फिरोजा का प्रेम कथा का मैटर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इसके बाद जो घटनाक्रम बताया जा रहा है कि फिरोजा की धाय माता गुलबियस्त के नेतृत्व में सेना भेजी और वो इनको मार दिया, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि नारी शक्ति कमजोर है, नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हाँ जी बहुत बड़ी शक्ति, मजबूत शक्ति, मैं नहीं सही कह रहा हूं ये बिल्कुल। लेकिन यहां ये कुछ तथ्य मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं कि कहीं ये अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है कि एक धाय माता सेना लेकर जाए और उसका नेतृत्व और उसकी पराक्रम इतना अधिक हो कि वो इतने बड़े शासक को, कान्हड़देव चौहान एक पराक्रमी शासक था, उसको पराजित कर दे, मार दे और उसके बाद सारा मटेरियल सिमटा दे। ठीक, इसमें यह भी कहा गया है कि बीरमदेव की हत्या कर दी और बीरमदेव के सिर को काट करके लेके आती है जी गुलबियस्त और इस फिरोजा को सौंप देती है और फिर फिरोजा जो है वो उस सिर के साथ उस जो था उसके साथ यमुना में आत्महत्या, उसका अंतिम संस्कार करती है बीरमदेव का और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर लेती है यमुना में कूदकर। नहीं, स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, फिल्म बनाने लायक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुछ बातें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, कुछ डिफरेंट हैं, बाकी की हम कान्हड़देव प्रबंध वाला जो कारण है उस पर हम अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। नेडसी का भी हमें याद रखना है, नेडसी के द्वारा क्या दिया गया? बीरमदेव फिरोजा प्रेम कथा, फिरोजा बीरमदेव प्रेम कथा किसके अकॉर्डिंग? ठीक, तो हम इन कारणों को लिखेंगे, लेकिन ये बात विशेष ध्यान देना कि इन कारणों के बाद हम पहले जब जालौर पर आक्रमण कराने से पहले आक्रमण किस पे कराएंगे? सिवाना पर। किस पर आक्रमण कराएंगे? सिवाना। अब सिवाना पे जो आक्रमण होगा उसके बाद जब सिवाना को जीत लिया जाएगा तब किस पर आक्रमण होगा? जालौर पर। ठीक भाई, तो पहले आप आक्रमण के बाद सिवाना पर आक्रमण देखो समझा देता हूं मैं, लिख लेंगे बाद में, चलो नोट करो, फिर क्या है कि उसके बाद समझा देंगे तुरंत।